नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों एक बार फिर से उपस्थित हैं आपके लिए, लेकर आए हैं निर्वाचन आयोग का जो हमारा आज का टॉपिक है उसके साथ जुड़ते हैं और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज जो है हम लोग करेंगे पूरी शिद्दत के साथ। तो देखिए साथियों, ये हमारा जो आज का टॉपिक है ये 30वां टॉपिक है। इससे पहले हमारे 29 टॉपिक क्रमवाइज तरीके से और बहुत ही अच्छे ढंग में जो है पूरे हो चुके हैं। तो आज का हमारा 30वां टॉपिक, और इसी तरह से क्रमबद्ध तरीके से हम सारे भारतीय संविधान यानी राज्य व्यवस्था को पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निर्वाचन आयोग, और इससे जुड़ी सारी जानकारी आज हम हासिल यहाँ पर करेंगे। तो निर्वाचन आयोग के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। जो आयोग हमारे देश में जो चुनाव कराते हैं वही हमारा निर्वाचन आयोग होता है। तो चलिए इससे जुड़ी काफ़ी सारी जानकारी आज हमें मिलने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले ही प्रश्न से, तो यहाँ पे लिखा है कि तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से। ठीक है साथियों। और अगला जो प्रश्न है, भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ये है ब्रिटेन की जो निर्वाचन पद्धति है उसके अनुरूप है। तो अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो याद रखना साथियों, अनुच्छेद 324, जिसमें निर्वाचन आयोग से संबंधित जो भी जानकारी है वो दी गई है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? तो क्या समान है? वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो समान क्या है इन सारे में? निर्वाचन आयोग हुआ आपका, और सर्वोच्च न्यायालय हुआ, संघ लोक सेवा आयोग हुआ, इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ये जो कार्यालय हैं इनमें जो एक समान लक्षण है वो क्या है कि ये सारे के सारे क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है, भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिए क्या है इसमें। तो अगला प्रश्न है, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग जो होता है उसके अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। अगला जो प्रश्न है, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब दो व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया? तो ये किया था 1989 में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो वो है चुनाव आयोग को। अगला जो प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो समय से पूर्ण होने से पहले, मतलब जो समय दिया जाता है उसके पूरा होने से पहले, जब लोकसभा भंग हो जाए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, क्या कहा गया है इसमें, भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था? तो देखिए पहला चुनाव जो हुआ था भारत में वो हुआ था 1952 में। तो भारत में पहली बार महिलाओं को जो है वोट डालने का जो अधिकार मिला था, मताधिकार, वो कब प्राप्त हुआ था? तो वो हुआ था 1926 में। ये भी आप लोग याद रखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिल रही है हम सभी को। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और इसमें कहा गया है कि पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। और 18 वर्ष के बाद ही जो है आपका वोटर कार्ड बनता है, आप वोट डालने के जो है अधिकारी बन जाते हैं, आप वोट डाल सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये किया गया था 1989 में। तो 1989 से जुड़ी कई सारी जानकारी हम लोग यहाँ पर प्राप्त कर चुके हैं, और उन्हीं में एक जानकारी ये भी है। ठीक है, क्या कि जो वोट डालने की आपकी 21 वर्ष आयु थी पहले, वो घटाकर
18 वर्ष कर दी गई 1989 में। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। और आज का जो अगला प्रश्न है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले, ठीक है, आप प्रचार बंद करते हैं, यानी बंद आपको करना पड़ता है नियमों के अनुसार। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर आपको जो है दूसरा प्रत्याशी यहाँ पर खड़ा करना होता है। इसी के साथ अगला जो प्रश्न है, देखिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मिलता है 2,50,000 रुपये। इसी के साथ अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका जो वेतन होता है 2,25,000 पर महीने की दर से। अगला जो प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूर्ण की हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि होती है वो कितनी होती है? तो वो होती है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की जो आयु है ना, वो होती है, जो भी इनमें से पहले पूर्ण हो। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो ये सिफारिश थी कि लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन की। ठीक है, लोकसभा का जो चुनाव है उसका सरकारी निधियन, ये सिफारिश दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा की गई थी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए पहला जो प्रश्न है ऑब्जेक्टिव, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ ये लो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एक और आ गया है। क्या कहा गया है इसमें? तो इसमें कहा गया है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? चलिए अभी हम पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को और उसी प्रश्न का जवाब यहाँ पर हमसे मांगा गया है, तो आप लोग आंसर करें ABCD में से कौन सा सही होगा। तो कौन सा होगा? तो ये होगा आपका 324 अनुच्छेद, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे की ओर और फिर से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वो कितनी होती है? देखिए अभी हमने पढ़ा ये प्रश्न, तो कितनी होगी इसकी पदावधि? 5 वर्ष होगी, है ना, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। इसके बाद बी में दिया राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, या फिर 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर सही, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हम लोग ऊपर अभी पढ़ चुके हैं। इसके साथ एक और प्रश्न आया, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन 2 ही हैं क्या? मुझे लग रहा है 2 ही हैं। चलिए नहीं 4 हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, 4 ऑप्शन है, सॉरी फॉर दैट। चलिए पढ़िए इस प्रश्न को। क्या कहा गया कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, वही प्रश्न है, कब कब की गई थी? ये 1989 में की गई थी, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। लेकिन 1989, और इसमें आपको संशोधन भी बताना है। तो यहाँ देखिए हमें केवल सन तो याद थी ऊपर, लेकिन उसमें संशोधन नहीं दिया गया था। जब हमें सन याद है तो सन के अकॉर्डिंग हमें संशोधन भी दिखाई दे रहा है। यहाँ जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें 1989 दिया हुआ है और संशोधन है हमारा 61वां, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या कहा गया कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18? देखिए वही है, वही फिर से पूछ दिया गया। तो कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन, जो कि 1989 में हुआ। इसके द्वारा जो मतदान की आयु सीमा है 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। चलिए बढ़िए और पढ़िए अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखा है कि कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ?
तो वो है निर्वाचन आयोग। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। चलिए, निर्वाचन आयोग के द्वारा इनमें से कौन सा जो है जो संपादन जिसका नहीं होता है, लोकसभा का चुनाव या फिर राज्यसभा का या फिर राष्ट्रपति का या फिर स्थानीय निकायों का चुनाव। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा स्थानीय निकायों का चुनाव, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे, और कुछ जानकारियाँ और भी हैं इसमें, हासिल करते हैं वो भी। तो चलिए पढ़िए अगला प्रश्न, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, तो वो निर्वाचन के सुधारों से है। अगला है, निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है उम्मीदवारों का चयन करना। अगला जो प्रश्न है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, तो वो है राष्ट्रपति के पास। इसी के साथ अगला जो प्रश्न हमारा है वो है, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यालय निश्चित करता है। तो ये कौन निश्चित करता है, तो ये करता है संविधान। और इसी के साथ चैप्टर के यानी अपने जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतिम पड़ाव पर हम लोग पहुंच चुके हैं, और अंतिम दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए ज़रा, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त की जाती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कब जब्त की जाती है, जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, यानी कि जितने भी वोट हैं उनका 1/6 भाग भी अगर प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि मान लीजिए कि किसी भी लोकसभा या विधानसभा के चुनाव, मान लीजिए 1200 मतदान है, उनमें से अगर किसी भी जो हमारा प्रत्याशी है, किसी भी प्रत्याशी को 200 भी मत प्राप्त नहीं हुए, 1/6 का मतलब क्या हुआ, 1200 का 200 भी मत प्राप्त नहीं होते तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यानी महत्वपूर्ण है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न भी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो ईवीएम का जो प्रयोग है भारतीय चुनाव में 1997 से प्रारंभ हुआ, याद रखना साथियों, 1997 से। ठीक है, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1997 से प्रयोग हुआ है। तो चलिए यहीं पर हमारा ये टॉपिक होता है समाप्त। कौन सा चैप्टर साथियों, नाम याद है या नहीं, नहीं है ना। तो ये चैप्टर था हमारा निर्वाचन आयोग। तो निर्वाचन आयोग से संबंधित सारे प्रश्न लगभग कंप्लीट कर लिए हमने, और यहाँ पर हमारा 30वां टॉपिक निर्वाचन आयोग समाप्त होता है। और मिलते हैं कल अगले वीडियो में, अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ। और अगला जो टॉपिक है हमारा केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र और राज्य में क्या संबंध होते हैं, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।